मैं बहुत ताकतवर आदमी, लेकिन पिता उसके जैसा भी कोई नहीं होता है और वो दोबारा भी नहीं मिलते, इसलिए थोड़ा सा भावुक हो गया हूं। आज बाबा साहब की जयंती हम यहां अमेरिका में मना रहे हैं, लेकिन भारत में हर गली में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर जिले पर, हर ऑफिस में, वो सरकार किसी की भी हो, वो बाबा साहब के विचारों से सहमत हो या ना सहमत हो, वो बाबा साहब को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन आज बाबा साहब भारत की जरूरी और मजबूरी दोनों है। आज सबको बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में खड़ा होना पड़ता है, और अगर राजनीति भी करनी है तो बाबा साहब की फोटो को अपने घरों में और अपने बैनरों पे लगा के उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा है। ये है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो भारत के खून में बहते हैं, जो भारत की सांसों में बहते हैं, जो भारत की हिस्ट्री में अजर और अमर है। जब तक देश रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को मिटाने वाला ना कोई कल था और ना आने वाले कल में होगा। जब बाबा साहब ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और यहाँ के इंडिया के बड़े बड़े लीडर से बात करने के लिए सुबह से प्रयास कर रहा हूं। कोई भी नेता समय नहीं दे पा रहा है, कोई आराम कर रहा है तो कोई परिवार के साथ बिजी है, तो मुझे लगा कि आपसे बात की जाए। लेकिन रात के 1:30 बजे 2 बजे आप क्यों जाग रहे हो? तो बाबा साहब ने एक ही लाइन में जवाब दिया कि उनका समाज जाग रहा है इसलिए वो लोग सो रहे हैं, और मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं। आप सभी को विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती की आपको हार्दिक बधाई पेश करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। हमारे लिए ये सिर्फ दिन नहीं, हमारे लिए दुनिया है, क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो शायद हम लोग आज ये मान सम्मान का जीवन प्राप्त नहीं कर पाते। कोई अपने माता पिता को भूल सकता है, हालांकि भूलना तो नहीं चाहिए। कोई अपने गांव को भूल सकता है, अपने जिले को, प्रदेश को भूल सकता है, लेकिन हम में से एक भी यहां ऐसा नहीं है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भूल जाए, क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह का जीवन जीकर हमारे लिए जो मुश्किलों के रास्ते थे उनको आसान बनाए। प्यारे साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आजाद भारत के पिता भी हैं, फादर ऑफ नेशन भी हैं, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों की यह शर्त थी कि अगर हम भारत को आजाद कर भी दें तो भारत गवर्निंग कैसे होगा, भारत की व्यवस्था क्या होगी, क्या भारत को के लोगों को वो सब हक अधिकार और अवसर प्राप्त हो पाएंगे जिसके लिए जिनका वो अधिकार रखते हैं। दुनिया में घूमने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में भारत को संविधान निर्माता मिला, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरी दुनिया का सबसे प्यारा संविधान, सबसे सुंदर संविधान, भारत का संविधान बनाने का काम किया। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। उस संविधान की वजह से टुकड़ों में बटा भारत, जातियों धर्मों में बटा भारत एकजुट हुआ, और वही अधिकार आज प्रधानमंत्री के बेटे को है, और वही अधिकार आज भारत में किसान मजदूर के बेटे को भी है। ये अगर संभव हो पाया है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से और भारत के संविधान के रूप में जो आजादी उन्होंने हमें दी है, ये उसी की वजह से संभव हो पाया। मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि हम बाबा साहब को जानते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं पे पूरी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हम उनकी शिक्षाओं पे काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है
कि हमारी परेशानियां बड़े पैमाने पे खत्म हो जाएगी। जब मैं यहां आया हूं तो आपको देख के मेरे मन में बड़ा उत्साह है कि आपने बाबा साहब अंबेडकर को फॉलो करके यहां स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त किया। बाबा साहब कहते थे कि गांव जातिवाद का अड्डा है, गांव से निकलो और शहर की तरफ चलो, शहरों से निकलो और राजधानियों की तरफ चलो। आपने तो उनकी बात को और आगे बढ़ाया और आप कामयाबी के लिए गांव से शहर, शहर से प्रदेश, प्रदेश से देश और देश से यहां विदेश तक भी पहुंच चुके हो। और जब मैं यहां पिछले 3-4 दिन से ट्रैवल कर रहा हूं तो आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखकर यह महसूस होता है कि बाबा साहब के सपनों पे असल काम कहीं हो रहा है तो वो यहीं हो रहा है। प्यारे साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने जो अपने बचपन में झेला है, जो परेशानियों का सामना किया है, मैं आज यहां अरदास भी करना कि किसी और को वो दिन या वो परेशानी अपने जीवन में ना झेलने को मिले। जो बचपन जिसमें ज्ञान की कमी होती है और मां बाप पहले गुरु के रूप में और विद्यालय में गुरु आपके जीवन को संवारने का काम करता है, वहां बाबा साहब अंबेडकर ने अपने शिक्षा के समय इस तरह का अपमान और गैर बराबरी का सामना किया है कि आज हम किसी भी कीमत पे इस तरह के अपमान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि यह भी सच है कि जिस देश से मैं आया हूं वो देश तो बड़ा सुंदर है, लेकिन आज भी वहां ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सुनकर मन कांप जाता है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के एक गांव में सिर्फ मटकी छूने पर एक बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया। जब उस बच्चे की वीडियो मैंने देखी तो मेरे मन में बड़ा क्रोध पैदा हुआ और मुझे बाबा साहब याद आए कि जो बाबा साहब उस समय सह रहे थे, उस मानसिक सामंतवाद से अभी भी देश आजाद नहीं हुआ। हालांकि बाबा साहब ने हार नहीं मानी। जिनको स्कूल के बाहर बिठाया गया, उन्होंने तो करोड़ों करोड़ों लोगों के स्कूल के रास्ते खोल दिए कि वो करोड़ों लोग पढ़ें और पढ़ लिख के अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें। ये कहा जाता है कि जब तक हम लोग पढ़ लिख नहीं पाएंगे तब तक हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। और जब ये कहा गया है तो हमें इसे अपने जीवन में महसूस करना चाहिए कि अगर हम ने पढ़ लिख कर प्रयास नहीं किया होता तो क्या यहां आकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनने के अवसर हमें मिलते, या भारत में भी क्या ये अवसर हमें मिलते। इस दर्द के साथ मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लिए अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दिया। आप महसूस करके देखिए, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां यहां हैं। आज हमारे बच्चे को एक खरोच लग जाती है तो हम चैन से नहीं बैठ पाते। हम अगर दफ्तर में होते हैं और बच्चे के बीमार होने की खबर आ जाए तो हमारा मन, हमारा दिमाग मजबूरी में तो वहां होता है, लेकिन असल हमारे मन में यही बात चल रही होती है कि हमारे बच्चे का हाल कैसा होगा। लेकिन याद कीजिए बाबा साहब अंबेडकर को कि उन्होंने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान कर दिया। मैं इस बात से भी खुश हूं
कि इस स्टेज से बाबा साहब की जर्नी पर बड़ी चर्चा हुई, चाहे वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो या बाबा साहब द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें जो हमारे लिए आज भी हमारे परेशानी के समय में हमारी समस्याओं का हल करती। हालांकि मैं तो यह भी कहूंगा कि अभी भारत में नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी का फैसला तो जल्दबाजी में लिया गया, लेकिन वो फैसले के पीछे भी जब जवाबदेही हुई तो बाबा साहब अंबेडकर की किताब को ही कोट किया गया, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। इसका मतलब यह है कि जितने प्रासंगिक बाबा साहब अपने जीते जी थे, उससे भी ज्यादा जरूरी आज दुनिया के लिए बाबा साहब अंबेडकर हैं। और इसका उदाहरण यह है कि यही जहां वो पढ़े हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां उनकी स्टैचू लगी है और जिस पर लिखा गया है सिंबल ऑफ नॉलेज, उस कोलंबिया में, उस न्यूयॉर्क शहर में कल का दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर डे के रूप में वहां के मेयर ने मनाने की घोषणा की है। मैं इसके लिए आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। मैंने यहीं बैठे उस पूरी घटना को एक्स के माध्यम से अपने भारत के साथियों को बताने का काम किया है। और कल जब हमने इस पर चर्चा की थी तो भारतीय मीडिया ने भी इस घटना को, इस पूरे आयोजन को अपनी सुर्खियों में जगह दी है। भारत में भले ही बाबा साहब अंबेडकर की स्टैच्यू को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन दुनिया में आज बाबा साहब अंबेडकर का अगर सम्मान हो रहा है, इसके लिए आप भी बराबर के हकदार हैं, जिन्होंने बाबा साहब की लेगेसी को जिंदा रखने का काम किया है। आप चाहे देश के किसी भी कोने में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपने ये बताने का काम किया है कि हमारे लिए बाबा साहब भगवान से कम नहीं। आप याद करेंगे तो एक विदेशी पत्रकार जब भारत के दौरे पर गया और भारत के बड़े बड़े नेताओं से मिलने के लिए उनके घरों पर पहुंचा, वो जिस नेता के घर जाता, वो नेता आराम करते हुए या अपने घर परिवार के साथ समय बिताते पता लगते। चाहे वो गांधी जी के पास गए हों या नेहरू जी के पास या पटेल जी के पास, पूरे दिन थकते हारते पत्रकार साथी रात को बाबा साहब अंबेडकर के यहां पहुंचे। बाबा साहब अंबेडकर अपने रूम में कुछ किताबों की स्टडी कर रहे थे। पत्रकार साथी को उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने सोचा उनके साथ काम करने वाला उनका कलीग है। उन्होंने उससे पत्रकार से पानी मांगा, पत्रकार जवाब नहीं दे पाया। तो बाबा साहब ने सर उठाकर देखा तो एक अननोन व्यक्ति खड़ा था। बाबा साहब ने उनसे पूछा कि हु आर यू। जब बाबा साहब ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और यहां के इंडिया के बड़े बड़े लीडर से बात करने के लिए सुबह से प्रयास कर रहा हूं। कोई भी नेता समय नहीं दे पा रहा है, कोई आराम कर रहा है तो कोई परिवार के साथ बिजी है। तो मुझे लगा कि आपसे बात की जाए, लेकिन रात के 1:30 बजे 2 बजे आप क्यों जाग रहे हो? तो बाबा साहब ने एक ही लाइन में जवाब दिया कि उनका समाज जाग रहा है इसलिए वो लोग सो रहे हैं, और मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं। अब धीरे धीरे उनका समाज जागने लगा है। जिस दिन ये संपूर्ण रूप से जाग जाएगा, मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि उस दिन असल में बाबा साहब अंबेडकर का युग आएगा। प्यारे साथियों, बाबा साहब, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसके मास्टर बाबा साहब ना। वो अर्थशास्त्री भी थे। भारत के आरबीआई की स्थापना में उनका योगदान है। वो जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार भी थे। बहुत सारे पेपर उन्होंने, बहुत सारी पत्रिका उन्होंने निकाली। कोई सोच नहीं सकता है कि जब वो पढ़ते थे, जिस डिग्री को करने में 3 साल का समय लगता था, बाबा साहब के संकल्प की वजह से वो 1-1.5 साल में उस डिग्री के कार्य को पूरा कर लेते थे। ये बात सभी को प्रेरित करती थी।
बाबा साहब लेखक भी थे। उनके द्वारा लिखी गई किताबें आज भी भारतीय गवर्नमेंट छापने का काम करती है। वो विधि के ज्ञाता भी थे, कानून में भी उनके बराबर का वकील नहीं था, उनका तोड़ नहीं था। बाबा साहब महिलाओं के मुक्तिदाता भी थे। हमारी बहनों को शायद पता हो या ना पता हो, जहां तक मैं जानता हूं कि उनको पता होना चाहिए कि इस भारत में अगर महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज अगर बन पाई हैं, आज देश का नेतृत्व कर पाई हैं, गांव की सरपंच से लेके एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, गवर्नर, अगर प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बन पाई हैं, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। अगर महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है, इसके लिए भी बाबा साहब अंबेडकर का योगदान है। अगर वहां का लेबर 8 घंटे काम करती है, इसके लिए भी बाबा साहब अंबेडकर का योगदान है। और तो और मैं तो ये कहूंगा कि हम जैसे गूंगों को अगर जबान मिली है कि हम यहां खड़े होके या देश की पार्लियामेंट में खड़े होके अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, तो यह अवसर दिया है हमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने। प्यारे साथियों, एक घटना जो मेरे जीवन में मुझे बड़ा प्रेरित करती है, और ये भाषण बाबा साहब अंबेडकर का 18 मार्च 1956 का है, जो आगरा में उन्होंने दिया था। हम मान्यवर काशीराम साहब से कैडर में इस बात को सुना करते थे कि जब 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा में थे और आगरा में उन्होंने जब स्पीच दी, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवां को यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो मेरे बच्चों, मेरा यह संदेश है कि इसको पीछे मत जाने देना। यह बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अगर आप मुझे सुनते हैं तो इसके आगे की कहानी आपने सुनी होगी कि बाबा साहब ने पूरी बात उस दिन क्या कही थी। बाबा साहब को यह तकलीफ थी कि जिनको सहारा देके उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा, उन्होंने देश से और समाज से किनारा कर लिया। उन्होंने ना समाज की परवाह की, ना अपने देश की परवाह की। उन्होंने बाबा साहब के योगदान को भुला दिया और अपने परिवार तक सीमित हो गए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं। जो मैं करना चाहता था, उसका बहुत कम हिस्सा अभी कर पाया हूं। मैं ये सोचता हूं कि इस आंदोलन रूपी तंबू को जिस तरह मैंने चलाया है, अगर एक भी नौजवान ऐसा खड़ा हो जाए कि वो इस तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करे, तो मैं अंबेडकर भी चैन से मर सकूं। लेकिन जब मैं चारों तरफ देखता हूं, तो मुझे एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता। जिस दिन मैंने ये बात पढ़ी थी, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि हम बाबा साहब के सपने को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करके दिखाएंगे, अपने जीवन का एक एक पल लगाएंगे और ये साबित करेंगे कि अभी बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे जिंदा हैं। उस देश में वो सपना पूरा होगा जो बाबा साहब ने देखा था। प्यारे साथियों, आज बाबा साहब की जयंती हम यहां अमेरिका में मना रहे हैं, लेकिन भारत में हर गली में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर जिले पर, हर ऑफिस में, वो सरकार किसी की भी हो, वो बाबा साहब के विचारों से सहमत हो या ना सहमत हो, वो बाबा साहब को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन आज बाबा साहब भारत की जरूरी और मजबूरी दोनों है। आज सबको बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में खड़ा होना पड़ता है, और अगर राजनीति भी करनी है तो बाबा साहब की फोटो को अपने घरों में और अपने बैनरों पे लगा के उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा है। ये है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जो भारत के खून में बहते हैं, जो भारत की सांसों में बहते हैं, जो भारत की हिस्ट्री में अजर और अमर है। जब तक देश रहेगा, तब तक बाबा साहब अंबेडकर रहेंगे। बाबा साहब अंबेडकर को मिटाने वाला ना कोई कल था और ना आने वाले कल में होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी नई जनरेशन बाबा साहब को समझ रही है, वो उनके रास्ते पे चल रही। आज देश में तेलंगाना,
एक ऐसा स्टेट है जिसने सबसे बड़ी स्टैचू बाबा साहब की लगाई। उसके बाद आंध्रा के लोगों ने, आंध्रा की सरकार ने उससे भी बड़ी स्टैचू, जैसे यहां आपके यहां की स्टैचू यहां है लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी बड़ी आत्मकद स्टैचू बड़े बड़े प्रदेशों में लग रही, क्योंकि वो किसी जात का हो, वो किसी धर्म का हो, वो किसी पार्टी का हो, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ना जाति, ना धर्म, ना पार्टी, इन सब के बैरियर से ऊपर है। उनका कद फादर ऑफ नेशन, उनका कद विश्वास, उनका कद संघर्ष, उनका कद समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उनका इतना बड़ा कद है कि उनके बाद उनके बिना आज आजाद भारत में राजनीति की कल्पना नहीं हो सकती। क्योंकि हम तो बाबा साहब अंबेडकर को इस रूप में मानते हैं कि वो हमारे लिए भगवान। हमारे लोग तो, मुझे ये कहने में बड़ा, आप तो, हमारी बहनें तो यहां आ गई हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि गांव की बिना पढ़ी लिखी महिलाएं भी अपने पिता के बारे में कुछ भी सुन सकती हैं, अपनी मां के बारे में कुछ भी सुन सकती हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। अगर किसी गांव में बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू लगी हो और उसकी तरफ कोई आंख उठा देता है, तो हमारी बहनें जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती, वो बाबा साहब के सम्मान में आंदोलन करने का काम करती है, बाबा साहब के सम्मान में संघर्ष करने का काम करती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे खून में बहते हैं। प्यारे साथियों, जो लोग मुझे सिर्फ राजनीतिक तौर पर जानते हैं, मैं उनको अपने बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। हालांकि मैं तो इस मिशन का छोटा सा सिपाही हूं। मैंने तो जिनको गुरु माना, मान्यवर साहब काशीराम, मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मान्यवर साहब काशीराम नहीं होते तो शायद हमारे लोग बाबा साहब अंबेडकर को भूल जाते। जब हम बाबा साहब अंबेडकर को भूल रहे थे तो मान्यवर काशीराम साहब ने गली गली जाके लोगों को, मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बताने का काम किया, बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष को बताने का काम किया, बाबा साहब अंबेडकर के योगदान को बताने का काम किया। इसी तरह से ये लेगेसी चली आ रही। पहले फूले साहब ने, फिर साहू जी महाराज ने, फिर बाबा साहब अंबेडकर ने, और आज जब हम बाबा साहब को नमन कर रहे हैं तो उनकी पत्नी को भी, मां रमा को भी हमें याद करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह मां रमा ने बाबा साहब अंबेडकर का साथ दिया, उसी तरह आज हमारी बहनें माएं भी हम सब लोगों के घरों में हमारा साथ देके हमें ये लड़ने की शक्ति देती है। आप ये महसूस करके देखो, बाबा साहब हमारे लिए यहाँ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लड़ रहे थे, उनके बच्चे की जान चली गई थी, मां रमा ये कह रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर आपका बच्चा मरा हुआ पड़ा है, और बाबा साहब अंबेडकर क्या कह रहे थे कि रमा मैं अगर एक राजरत्न की परवाह करूंगा तो मेरे करोड़ों बच्चों का क्या होगा, जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे तरक्की के रास्ते खोलेंगे, हमें इज्जत सम्मान की जिंदगी दिलाएंगे। इसलिए मेरी नजरों में बाबा साहब अंबेडकर जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। प्यारे साथियों, मेरा जन्म एक गांव में हुआ है जिसका नाम है छुटमलपुर। आजकल वो कस्बा हो गया क्योंकि दुनिया बदल रही है, आबादी बढ़ रही है। हमारी सरकार तो कहती है कि देश विकास की तरफ है, लेकिन वो विकास कहां है, मुझे भी ढूंढते ढूंढते बहुत दिन हो गए हैं, वो विकास मुझे नहीं मिल रहा है। जिस दिन वो विकास मुझे मिलेगा उस दिन मैं उससे भी सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे ये सवाल करने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। मेरे पिताजी, मेरी बायोग्राफी के बारे में मैं अंबेडकर टाइम का भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने यहां मेरी बायोग्राफी को छापा है। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे जिन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं और मेरे बचपन के समय से महापुरुषों के बारे में मुझे बताया है, उनके योगदान के बारे में बताया है। मेरी मां, क्योंकि हम बहुत मजबूत परिवार से नहीं थे, तो मेरी मां ने भी मुझे और मेरे भाइयों को, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। मुझे यहां कहने में कोई परहेज नहीं है कि मेरी मां ने घास काट काट के हमें पाला, दूध बेच बेच के हमारी जरूरतों को पूरा किया। आज वो मुझसे बहुत दूर है, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। वो वहां इंडिया में है और मैं कोशिश करूंगा यहां के प्रोग्राम के बाद आज उनको फोन करके उनका आशीर्वाद ले लूं, क्योंकि काम के चक्कर में बहुत कम समय मिलता है कि उनसे बात नहीं हो पाती।
शुरुआत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेलने के बाद मैंने लॉ की पढ़ाई की है। लॉ की पढ़ाई के बाद मैं पढ़ने के लिए विदेश आना चाहता था। अचानक मेरे पिताजी बीमार हो गए। पैसे की कमी के कारण और पॉलिटिकल पहुंच ना होने के कारण मैं उनका इलाज सही तरह नहीं करा पाया। मेरे पिता मेरे हीरो थे, क्योंकि उन्होंने कभी मेरी जरूरतों में के समय में मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हर पिता हीरो ही होता है, वो अपने बच्चों की सारी खुशियों को पूरा करना चाहता है। मेरे पिता भी मेरे हीरो थे, लेकिन मैं अपने हीरो के लिए कुछ नहीं कर पाया। जब वो मुझे छोड़ के गए, उस दिन वो दिन था 11 जनवरी का और साल था 2013। उस दिन मैंने तय किया था कि मैं आज के बाद अपना जीवन बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे काम को, मान्यवर साहब श्री काशीराम के अधूरे काम को पूरा करने के लिए लगाऊंगा। मैं बहुत ताकतवर आदमी हूं, लेकिन पिता उसके जैसा भी कोई नहीं होता है और वो दोबारा भी नहीं मिलते। इसलिए थोड़ा सा भावुक हो गया हूं। जिसने जीवन दिया उसे कुछ नहीं दे पाया। खैर, उनकी इच्छा थी, और जब वो बीमारी के दौरान थे उन्होंने मुझसे कहा था, वो मुझे विदेश तो भेजना चाहते थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी विदेश चले जाओगे, वहां की चमक दमक में खो जाओगे, वहीं सेटल हो जाओगे, लेकिन पता नहीं महापुरुषों के मिशन के लिए कोई कुछ भी क्यों नहीं करता। मुझे लगा कि वो भरे मन से मुझे भेजना तो चाहते हैं, लेकिन वो मुझे एहसास भी करा रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। उन्होंने मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद ऐसे नहीं रखा, मेरे भाई का नाम भगत सिंह ऐसे नहीं रखा। ये उनकी सोच थी कि उनके नस्लें, उनके बच्चे वो अपने देश के लिए कुछ करें। 12 जनवरी 2013 को मैंने अपने सारे सपनों को एक साइड रखा और मैं बाबा साहब अंबेडकर के मिशन में, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के मिशन में पूर्ण रूप से शामिल हुआ। बहुत सारी अपना संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन बनाकर बाबा साहब का जो पहला कोट था कि शिक्षित बनो, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है गरीबी के कारण, उनको पढ़ाने के लिए भीम आर्मी पाठशालाएं खोली। और आपको खुशी होनी चाहिए कि व्यक्ति एक स्कूल खोलते डरता है, हमने हजारों की संख्या में स्कूल खोल के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम अपने पाठशालाओं में सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते थे, महापुरुषों के बारे में भी पढ़ाते थे। फिर एक घटना के कारण जहां हमारे लोगों पर अत्याचार हुआ था, मुझे जबरन जेल भेजा गया। फरारी के समय में मैं पंजाब के साथियों के साथ रहा, फगवाड़ा में, होशियारपुर में, और जब मैं जेल चला गया तो 4 महीने बाद मुझे बेल मिल गई। मैंने सोचा कि 4 महीने या लगभग 120 दिन हो गए हैं, कल मैं सूरज देखूंगा। रात के 3 बजे मेरे ऊपर एनएसए लगाई गई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और मुझे फिर से जेल में डाल दिया गया। मैं लगभग 16 महीने जेल में रहा। मेरी मां से पूछा गया कि आपका एक बच्चा जेल में है तो उनको आपको कैसा लगता है। मैंने उनका इंटरव्यू आने के बाद सुना था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने तीनों बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के नाम समर्पित कर दिया है। अगर वो मर भी जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मिशन का काम करते हुए मरेगा। उस बात ने मुझे बल दिया, और जब मैं जेल से निकला फिर महापुरुषों के काम को आगे बढ़ाने लगा। फिर दिल्ली में आपको याद होगा कि तुगलकाबाद वाला गुरु घर टूटा। सबने चिंता जाहिर की कि हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं होना चाहिए।
वो ऐसी जगह है जहां सदगुरु महाराज लगभग 6 महीने रुके थे। जब सिकंदर लोधी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और फिर बाद में सिकंदर लोधी को उनसे माफी मांगनी पड़ी, तो सिकंदर लोधी ने ये रिक्वेस्ट की थी महाराज जी से कि महाराज जी आपसे मेरा आग्रह है कि आप यहां रुकना, कुछ समय इस धरती पर अपने चरण रखना, तो हम लोगों का भाग सुधर जाएगा। तो वो लड़ाई भी लड़ने का काम हुआ। पंजाब का उसमें बहुत सहयोग रहा, हरियाणा का बहुत सहयोग रहा, वैसे तो देश भर में का सहयोग रहा, लेकिन विदेश में बैठे हमारे भाइयों का बड़ा सहयोग रहा। आर्थिक रूप से गाइड करने में आप लोगों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। जब वो आंदोलन हुआ तो हमें अपनी मांग को मनवाने के लिए 96 लोगों को जेल जाना पड़ा। हम लोग लगभग 2.25 महीने जेल में रहे। फिर कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमने लड़ाई ना लड़ी। उसके बाद एनआरसी का आंदोलन हुआ, उसमें मैं जेल रहा। कभी किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें हम लोग डटे रहे। कभी पहलवानों का आंदोलन हुआ, उसमें हम लोग डटे रहे। जहां भी पूरे भारत में कहीं किसी पर अत्याचार होता है तो हमारे लोग जाके वहां लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। 2020 में इस बात को ध्यान में रख के कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा था हमसे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस, कि राजनीतिक सत्ता हमारे पास होनी चाहिए। कई प्रयासों के बाद जब सफल नहीं हुए तो हमने अपना दल बनाया। ये दल भी हमने मान्यवर काशीराम साहब से सीखकर बनाया, क्योंकि काशीराम साहब जब आरपीआई में जो बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन था, उनकी पार्टी थी, उसमें वो योगदान नहीं कर पाए, उनके लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, तो बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने एक नया आंदोलन शुरू किया। वो बाबा साहब के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनके दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी और उनको अवसर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। जब वो शुरुआत में आंदोलन के दौर में थे तो हमारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनको कहते थे कि इस काशीराम ने अपनी नौकरी तो छोड़ दी है और हमारे बच्चों को भी हुक्मरान बनाने की बात करता है, मगर हमें तो लगता है कि हमारे बच्चों को रोजगार भी नहीं करने देगा। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब आपने उनकी बात पे पहरा दिया, उनका हाथ पकड़ा, तो हमने ताकत भी महसूस की और भारत की राजनीति में एक इतना बड़ा परिवर्तन भी आया कि जिनके पास चप्पल अच्छी नहीं होती थी, जिनके पास चप्पल 2 रंग की होती थी, मेरे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार गवर्नमेंट बनी थी तो जो मंत्री बने थे उन पे चप्पल भी अलग अलग रंग की थी, उनको कपड़े भी उस दिन खरीदने पड़े। उनको देखकर गेस्ट हाउस का स्टाफ भी ये कह रहा था कि आप यहाँ कहां अंदर चले आ रहे हो, तो वो कहते थे कि हम मंत्री हैं। तो बोले मंत्री ऐसे होते हैं, ये तो मुझे आज ही पता लगा है। उस आंदोलन के जरिए समाज को एक शक्ति मिली और हमने उस आंदोलन में बहुत प्रयास किया कि हम रल मिलकर उस आंदोलन को आगे बढ़ाए। लेकिन जब उन्होंने रास्ते बंद कर दिए तो माननीय काशीराम साहब के रास्ते पे चल के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हमें वही फैसला लेना पड़ा जो माननीय काशीराम साहब ने लिया था कि हमें आंदोलन को रुकने नहीं देना है। क्योंकि साहब ये कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मिशन को हमारे खून की जरूरत थी और हमने ये वादा किया कि हम अपना खून देकर भी बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को सींचने का काम करेंगे, उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे, उसके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। और फिर संघर्ष शुरू हुआ। इस बार संघर्ष खूनी हो गया और गोलियां भी खानी पड़ी। 2 साल पहले मेरे ऊपर गोली चली, 4 गोली चलने के बाद भी मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक सदगुरु रविदास जी महाराज का हाथ मेरे सर पर है, जब तक मेरी मां बहनों का प्यार आशीर्वाद मेरे सर पर है, जब तक आप बड़ों का आशीर्वाद सहयोग हमारे साथ है, इतनी जल्दी हम लोग जाने वाले नहीं हैं। कोई गोली भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक आपका हाथ हमारे सर पे है। उसके बाद 2024 में हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा और मान्यवर काशीराम साहब का जो था 1 वोट और 1 नोट, उसके आधार पर चुनाव लड़ा। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, ना मैं किसी करोड़पति का बेटा हूं, मैं प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूं। और आज चुनाव में पैसे बड़े खर्च होते हैं, आप जाते होंगे, आपको पता होगा कि सरपंच के चुनाव में लाखों रुपए लगते हैं और ये तो हजारों सरपंच के बराबर है एक एमपी का चुनाव, इसमें तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस समाज में मैं बहुजन समाज में जन्मा हूं, उन्होंने एक एक पैसा देकर मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया और वोट देकर मुझे जिताने का काम किया। अब मैं उस कर्ज को पार्लियामेंट में उतारने का काम करता हूं। जहां भी देश भर में कहीं कोई समस्या आती है, चाहे डॉक्टर की हो, इंजीनियर की हो, वकील की हो, जज की हो, किसान की हो, महिलाओं की हो, नौजवान की हो,
किसी भी समुदाय के हितों की बात हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे मेरे रविदास समाज के लोग हों, चाहे बुद्धिस्ट समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम भाईचारे के लोग हों, चाहे हमारे बैकवर्ड के लोग हों, चाहे किसान भाइयों की बात हो, हम सारी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। और आज मैं जब अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं तो मैं बड़े तकलीफ के साथ आपसे कह रहा हूं कि आज भी भारत की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मूछें रखने पर एक हत्या हुई, अभी कुछ दिन पहले बुलेट मोटरसाइकिल चलाने पे, आप तो यहां मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, मगर वहां बुलेट रखने पे, बुलेट चलाने पे एक लड़के के हाथ काट लिए गए। और कल रात में अपने बेरिया के गुरु घर के साथियों से, भीम इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथियों से जिक्र कर रहा था। वो मुझसे कह रहे थे कि आ जाओ भंगड़ा पालो, तो मैं उनसे कह रहा था कि मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि जिनके समाज पे अत्याचार हो रहा हो, जिनके समाज बुरे हाल में हो, वो किस मन से भंगड़ा पाए। अगर वो धोखेबाज है कि मन में कुछ रखता हो और जबान पे कुछ रखता हो तो वो तो खुश हो सकता है, लेकिन मेरे लिए खुशी के दिन अभी आए नहीं है। मैं मानता हूं वो खुशी का दिन भी आएगा जिस दिन भारत में एक अंबेडकरवादी लाल किले से नीला झंडा लहराएगा, वो दिन भी आएगा। इसलिए तब मैं भी खुशी मनाऊंगा। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहां अभी हालात कितने खराब हैं। और जब सुबह हमने फोन खोला तो मेरे सामने एक घटना आई कि गेहूं का बोझ उठाने के लिए किसी को लेके गए और उसको जिंदा ही जला दिया। उसका परिवार चीख चीख के न्याय की अपील कर रहा था। मैं सुबह ही अधिकारियों को उठ के फोन कर रहा था कि उस मामले में न्याय दिलाने का काम करना। आज मैं यहां हूं, ये सच है कि फिजिकली मैं यहां हूं, लेकिन आज भी मेरा दिल, मेरा दिमाग वहीं है जहां के लोगों की मेरी जरूरत है। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूं। आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, आपके पास बहुत साधन संसाधन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप समाज से जुड़े हुए नहीं हो तो वो व्यक्तिगत आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन समाज के लिए आप किसी काम के नहीं। अगर आप कितनी पढ़ाई करके बैठे हो, अगर आप कितने ही सम्मानित हो और आपका फायदा समाज को नहीं होता है, तो आपका होना या ना होना समाज के लिए बराबर है। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोग देखे, मैंने बड़े पैसे वाले लोग देखे, मैं उनसे पूछता हूं कि आपका समाज में क्या योगदान है। मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं, अगर हम सामाजिक नहीं हैं, अगर हम महापुरुषों के आंदोलन में योगदान नहीं कर रहे हैं, अगर हम नहीं लड़ रहे हैं और कोई हमारी लड़ाई को लड़ रहा है, जिस सपने को हम भी सोचते हैं उसी सपने को पूरा करने के लिए कोई संघर्ष कर रहा है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ये बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और मैं आज आपको यहां विश्वास दिलाता हूं, 14 अप्रैल का दिन क्योंकि शुरू हो चुका है, मेरे दिल दिमाग में मैं आपको वचन देकर कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद ना झुकेगा, ना बिकेगा, ना रुकेगा। और जब तक महापुरुषों का सपना पूरा नहीं होता, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपसे भी अपील करूंगा कि जैसे आपने सबको मौका दिया है, इस लड़ाई को, इस संघर्ष को, इस सपने को पूरा करने के लिए आप मेरा साथ भी दें। आप एक मौका मुझे भी दें और देखें, जिस दिन से मैं पार्लियामेंट में गया हूं, जो लोग मुझे सुनते हैं, ईमानदार से बताओ, क्या कभी मैंने आपके मान को डिगने दिया है? वो कहीं का मामला हो, चाहे पंजाब में आदमपुर एयरपोर्ट को जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे रखने का मामला हो, चाहे वो बेगमपुरा जाने वाली ट्रेन में साफ सफाई का मामला हो, उसको सुरक्षित पहुंचाने का मामला हो, चाहे वो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के, आप पता कर लेना, कोई गवर्नमेंट छुट्टी नहीं रखती थी। मैंने पार्लियामेंट में लड़ लड़ के कहा कि अगर सतगुरु जी की जयंती पे छुट्टी नहीं होगी तो फिर आप देखना कि आपको चंद्रशेखर आजाद का सामना सड़क पे करना पड़ेगा। और इस बार भी मैंने मांग की थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए, तो सरकार ने छुट्टी तो घोषित कर दी, राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं किया। मैं आज आपको वचन देकर कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर